हेलो बच्चों, मैं अमिता माली, बॉटनी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी से। तो बच्चों, हम अब तक आपके बीएससी पार्ट सेकंड के जो फर्स्ट यूनिट है, इवोल्यूशन, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म, उसको हमने की है। आज हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी, आवृतबीजी पादपों की वर्गीकी, यानी कि उनका वर्गीकरण, उनकी पहचान, उनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, हम आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, ये जो पादप है, तो पादप का जो विकास है या पादपों की पहचान, वर्गीकरण, ये सब कुछ है। तो जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया, तो मनुष्यों ने पादप भी उनके जीवन में देखे। कई प्रकार के औषधीय पादप या ऑर्नामेंटल प्लांट्स, कई प्रकार के पादपों को वो अपने शुरुआती काल से ही देखता हुआ आ रहा है। लेकिन मनुष्य को, जो अर्ली मनुष्य थे, यानी कि अर्ली पीरियड के जो मानव जाति थी, उनको इन पादपों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उनकी पहचान उनको नहीं थी। वो किसी भी प्रकार के उनकी पहचान और नामकरण को नहीं जानते थे, वर्गीकरण भी उनके समक्ष नहीं था। तो ऐसे में मतलब किस प्रकार से ये जो वर्गीकरण है या इनकी जो टैक्सोनॉमी है, किस प्रकार से इसकी आइडेंटिफिकेशन की शुरुआत हुई होगी, तो वो सब हम देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। तो हम टैक्सोनॉमी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया, उनका नामकरण, आइडेंटिफिकेशन किस प्रकार से की गई, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो पादप पहचान और इसका जो वर्गीकरण है, वो पहले क्या था, केवल मॉर्फोलॉजी यानी कि बाह्य आकारिकी से ही स्टार्टिंग हुई इसकी पादप पहचान की। लेकिन आज जो है फेनेटिक, यानी कि बहुत से ऐसे स्टेप्स हैं, चरण हैं, जिसमें कि आधुनिक जातिवृत्ति यानी कि फाइलोजेनेटिक पद्धति का यूज़ किया जाता है। और हम देखेंगे कि ये जो हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी है, उसमें आइडेंटिफिकेशन बहुत सारे 4-5 स्टेप्स हैं उसमें, जिनके थ्रू इनका क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन किया गया। तो हम सब आज उन स्टेप्स को समझेंगे कि किन किन आधार पर ये वर्गीकरण पद्धति यानी कि क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, किन स्टेप्स पे या किन बेसिस पे निर्भर है, किस आधार पर इनको किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसमें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, सबसे पहले तो आता है कि आकारिकी पर आधारित वर्गीकरण। फिर है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि जननांग पर आधारित वर्गीकरण। फिर नेचुरल सिस्टम यानी कि प्राकृतिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक यानी कि जातिवृत्तीय। कंप्यूटर बेस्ड फाइलेटिक सिस्टम, यानी कि अब जो है आधुनिक जो पद्धतियाँ हैं, उस पर बेस किस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी यानी कि बाह्य आकारिकी, पौधों की केवल ऊपरी ही तौर पर उसका निरीक्षण करके हम जो नाम दे देते हैं, वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है। अगर पहले क्या थे कि अब तो हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स, इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। पहले कोई ऐसे इक्विपमेंट नहीं थे, जैसे कि माइक्रोस्कोप वगैरह थे ही नहीं। तब क्या थे कि आँखों से ही केवल बाह्य आकारिकी देखी जाती थी पौधों की, और इसी पे आधारित पद्धति द्वारा ही मानव विभिन्न जातियों की पहचान करता था। अब इस काल को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये जो पीरियड था ना, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, इसको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो है प्री लिटरेसी पीरियड, सेकंड है अर्ली लिटरेसी पीरियड, थर्ड है मिडाइवल बॉटनी, और चौथा है रिनेसेंस पीरियड। यानी कि प्री लिटरेसी पीरियड यानी कि जो साक्षरता से पूर्व का काल है, वो कि जब साक्षरता, इस काल में जो आदि मानव है, मात्र पादपों को उनकी उपयोगिता के अनुसार एडिबल है यानी कि खाने के योग्य है कि नहीं, औषधीय पादप, रेशेयुक्त पादप
औजार व इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले पादप इत्यादि के रूप में ही पहचान करता था। उसको कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उस वक्त इतनी नॉलेज भी नहीं थी, इतनी आवश्यकताएं भी नहीं थी। तो मानव केवल कि ये हमारे काम का है या नहीं है, ये खाने योग्य है या नहीं है, केवल उसी आधार पर पौधों का नामकरण या आइडेंटिफिकेशन किया करता था। फिर आया है अर्ली लिटरेसी पीरियड। तो वो जो प्री लिटरेसी पीरियड है वो साक्षरता से पूर्व का था। तो तब तक मानव में किसी भी प्रकार की साक्षरता डेवलप नहीं हुई थी। तो इसीलिए फिर जब नेक्स्ट जो काल आया है अर्ली लिटरेसी पीरियड, आद्य साक्षरता काल, यानी कि साक्षरता का शुरुआती काल, जब थोड़े बहुत पर्सन लिटरेट हुए थे। जैसे कि यह सभ्यताओं का काल था। कुछ सभ्यताएं डेवलप हो चुकी थी जिनके माध्यम से मानव कुछ सोच समझ कर सके। इसमें बेबीलोनिया, मिस्र यानी कि इजिप्ट, चीन व भारत ये प्रमुख हैं, जहाँ विभिन्न सभ्यताओं का वर्णन मिलता है हमको। और इसी काल में भारतीय वनस्पति विज्ञान के लिखित प्रमाण भी मिलते हैं, लेकिन यह जो तथ्य है संस्कृत में लिखे होने के कारण दुनिया तक पहुँचे ही नहीं। और यहाँ गेहूँ, जौ, खजूर, कपास ये जो इत्यादि जो वैदिक काल से बोए जाने लगे थे। और दुनिया यानी वर्ल्ड में का जो प्रथम औषधीय पादपों का भी जो सम्मेलन हुआ हिमालय क्षेत्र में हुआ। फिर उसके बाद जो है डिस्क्रिप्टिव और कल्चरल प्रैक्टिसेस भी काफ़ी होती थी। फिर आए थियोफ्रास्टस 370 BC से 325 BC तक। उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी हैं। वह ग्रीक निवासी थे। उन्होंने अपनी 2 पुस्तक इंक्वायरी इनटू प्लांट्स एंड द कॉजेज ऑफ प्लांट्स, ये 2 बुक उन्होंने लिखी है, जिसमें उन्होंने 500 प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन दिया है। उन्होंने 500 पादपों का वर्णन किया है। इन्होंने पादपों को उनकी प्रकृति हैबिट के अनुसार 4 भागों में, जैसे कि वृक्ष यानी कि ट्रीज़, क्षुप श्रब जो होते हैं झाड़ी, सब श्रब, उपक्षुप यानी कि श्रब से थोड़ा छोटा, शाकीय हर्ब्स। तो 4 भागों में ये किसने विभाजित किया था? थियोफ्रास्टस ने विभाजित किया है। उन्होंने कौन कौन से गुण? बहुत से गुण उन्होंने दिए हैं, जैसे कि इनफ्लोरेसेंस, फ्लोरल प्लांट्स यानी कि पुष्पीय व अपुष्पीय पादप, स्वतंत्र तथा संयोजित बाह्यदल यानी कि फ्री एंड फ्यूज्ड सेपल्स, फ्री एंड फ्यूज्ड पेटल्स यानी कि स्वतंत्र और संयोजित दल, फ्री और फ्यूज्ड पेटल्स, सुपीरियर और इन्फीरियर ओवरी यानी कि ऊर्ध्ववर्ती और अर्धवर्ती अंडाशय, और फल के विभिन्न प्रकार, फ्रूट्स के टाइप्स। ये थियोफ्रास्टस ने उन्होंने पादपों में ये गुण देखे, रिपोर्ट किए उन्होंने। और अपनी जो 2 पुस्तक है ये इंक्वायरी इनटू द प्लांट और द कॉजेज ऑफ प्लांट्स, इनमें उन्होंने इनकी डिटेल लिखी है। फिर एक जो भारतीय विद्वान थे पाराशर, उन्होंने विज्ञान पर आधारित वृक्षायुर्वेद लिखा। वह मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपि कुछ शताब्दी पूर्व हमको सबको मिली है, यानी साइंटिस्ट को खोज लगी है। इसमें क्या है? आंतरिक एवं बाह्य आकार की वनों के प्रकार, मृदा से संबंधित अलग अलग अध्याय सम्मिलित हैं। इसमें पाराशर ने कौन कौन से तथ्य सम्मिलित किए? एक तो पत्तियों में कोशिकाओं की उपस्थिति का उल्लेख उन्होंने किया है। सॉइल सॉल्यूशन का जड़ से पत्तियों की ओर संचरण, यानी कि मिट्टी से जो सॉइल सॉल्यूशन यानी पानी में घुल के जो सॉइल घुल कर के उसमें जाएगी पौधे तक, जड़ से पत्तियों तक किस प्रकार से संचरण होता है उसका उन्होंने उल्लेख किया है। क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित की भूमिका को समझाया इन्होंने, एवं इसके द्वारा मृदा घोल के साथ भोज्य पदार्थों का निर्माण कैसे होता है वो उन्होंने बताया। फिर पादपों को गनास अथवा कुलों में आकारिकी के आधार पर विभाजन किया, और लेग्यूम कुल को बाह्य आकारिकी के आधार पर सेमी गनायन के रूप में चिन्हित किया। क्रूसीफेरी कुल को स्वस्तिक गनायन के रूप में चिन्हित किया। पाराशर ने पादप विज्ञान की बहुत सी वर्गीकरण पर बहुत अध्ययन किए, लेकिन उनका इतना डेवलप हो नहीं पाया या पहुंच नहीं पाया लोगों तक।
और फिर ऐसे कई प्रकार के भारतीय भी और फॉरेन साइंटिस्ट भी आए, जैसे कि कैस प्लानियस सेकेंडस। और ये इन्होंने जो प्लिनी थे, प्लिनी द एल्डर, इनके नाम से इनको जानते थे, उन्होंने ये हिस्टोरिया नेचुरलिस नामक ग्रंथ संपादित किया। इसमें 9 ग्रंथ औषधीय पादपों पर लिखे। फिर थे पेडानियस डायस्कोराइडस, ये ग्रीक चिकित्सक थे जिन्होंने पादपों के औषधीय गुणों पर शोध करके चिकित्सा क्षेत्र को प्रथम यूरोपियन वनस्पति के ग्रंथ मैटेरिया मेडिका नामक पुस्तक प्रदान की। इसमें 600 औषधीय पादप जातियों के विभिन्न पादप अंगों का वर्णन सम्मिलित है और ये 5 भागों में विभाजित है। पहला तो है औषधीय तेल, मल्लम एवं सुगंधित पादप। दूसरा है जीवित प्राणी, दुग्ध व दुग्ध जन्य पदार्थ। तीसरा है अन्य व तीक्ष्ण शाक। फोर्थ है मूल एवं शाक। एंड फिफ्थ है लता, मदिरा व खनिज धातु युक्त पादप। इन्होंने इनमें फैमिलीज़ का कोई वर्णन नहीं किया है, लेकिन कुछ फैमिलीज जैसे कि लेग्यूम, मिंट व अम्बल आदि के पादपों को पृथक समूह मान करके वर्णन उन्होंने डिस्क्रिप्शन इसका किया था। फिर आता है 3rd नंबर पे मिडाइवल बॉटनी या मेडिवल बॉटनी, यानी कि मध्यकाल। प्री लिटरेसी पीरियड और अर्ली लिटरेसी पीरियड के बाद ये काल आता है मध्यकाल। ये लगभग 5 से 15वीं शताब्दी के में तरक्की हुई थी इस काल की, इसलिए इसको डार्क पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस काल में 5 से 15वीं शताब्दी की ये बात है, उस काल में कोई विज्ञान की या वनस्पति विज्ञान की कोई भी ऐसी कोई ख़ास तरक्की हुई नहीं, इसीलिए इसको डार्क पीरियड के नाम से जाना जाता है, यानी कि तिमिर काल, जिसमें कोई भी तरक्की नहीं हुई या कोई इन्वेंशन नहीं हुए, किसी प्रकार की खोज या एनालिसिस वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। फिर अल्बर्ट्स मैग्नस थे, इन्हें डॉक्टर यूनिवर्सलिस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने डी वेजिटेबलिस में इनकी जो बुक थी उसमें औषधीय पादपों का वर्णन किया और उन्होंने पादप समूह के बारे में बताया कि यह समूहनी पादप है या असमूहनी पादप, द्विबीजपत्री पादप या एक बीजपत्री पादप, इन सब के बारे में इनका वर्णन प्रस्तुत किया, इनकी जो बुक थी ना डी वेजिटेबलिस उसमें। फिर इस मध्यकाल के बाद आया पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल जिसमें कि रीनेसेंस पीरियड, जिसमें छपाई मशीन का आविष्कार हो चुका था। छपाई मशीन के आविष्कार के पश्चात जो प्रिंटिंग मशीन है, वो प्रिंटिंग मशीन के बाद क्या हुआ कि लेख और ग्रंथ इनका महत्व बढ़ गया, आसानी से ये लिख पाते थे। और ये जो होते थे ग्रंथ, औषध ग्रंथ में क्या है, औषधीय पादपों के वितरण, उनकी पहचान एवं वर्गीकरण से संबंधित जानकारी होती थी। इन ग्रंथों में ओटो ब्रुनफेल्स, वैलेरियस कॉर्डस, विलियम टर्नर, जॉन गेरार्ड, ये सब प्रमुख थे। और कुछ टेक्सोनॉमिस्ट थे, एंड्रिया सिजल पाइनो, जो चिंजंग, जॉन रे, जेपीडी ट्रांसफोर्ट इत्यादि ना, ये इन्होंने जो कई जातियों और वंश का वर्णन किया था, इन सब साइंटिस्ट ने। फिर हम आगे देखते हैं कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि जननांग पर आधारित वर्गीकरण। पुष्पीय पादपों में भी लिंग भेद पाया जाता है। यही चीज़ सबसे पहले कैमरियस ने स्थापित की थी। कैमरियस ने उन्होंने बताया कि जो स्टाइल यानी कि वर्तिका है फ्लावर की, फूल में पाई जाता है, ये जो संरचना है या अंग है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टाइल और ओवरी पुष्प के मादा तथा पुंकेसर स्टेमन तथा परागकोश और परागण नर अंग है। परागकण बीज बनने के लिए आवश्यक है। और बस इसके बाद क्या हुआ कि कैरोलस लिनियस आए। उनको क्या है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। आपको सब पता ही होगा ये चीज़ कि कैरोलस लिनियस को ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। उन्होंने इस फील्ड में बहुत काम किया और ये जो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है,
इस मेथड को भी उन्होंने ही प्रतिपादित किया था। और उन्होंने वर्गीकी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रकाशन प्रस्तुत किए, बहुत सारी खोज की और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में वर्णन किया फ्लावर्स के। और उन्होंने ये बताया कि जो पादपों की संख्या बढ़ रही है, उन्होंने उस पर टर्नफ्लोन पद्धति को सही नहीं माना और फिर संशोधित किया अपनी जो हर्ट्स उपलैंडिकस है, इसको संशोधित किया और उन्होंने पादपों को लिंग भेद पद्धति यानी कि सेक्सुअल सिस्टम पर उनको वर्गीकृत किया। और प्रत्येक जो जाति है उनका द्विनाम पद्धति यानी कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से नामकरण प्रस्तुत किया। फिर थे एमडी की पश्चात उन्होंने सिस्टमा नेचुरी में लिंग भेद पद्धति यानी सेक्सुअल सिस्टम की रूपरेखा प्रस्तुत की। और लीनियस का जो वर्गीकरण पद्धति है वो वर्गीकरण कहलाता है क्योंकि नर व मादा जनन अंगों पर आधारित था। इसमें निकट के जो पादप थे तो उन्होंने क्या क्या किया था कि जो फ्लावर्स थे यानी कि जो कैरेक्टर्स थे फ्लावर्स के, उनको दोनों पे फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आधार पर उनका वर्णन प्रस्तुत किया। और उन्होंने उनका जो वर्गीकरण था वो कृत्रिम वर्गीकरण कहलाता है क्योंकि ये नर व मादा जनन अंगों पर आधारित था। इसमें निकट के पादप दूरी पर और असंबद्ध वर्गक अनरिलेटेड टैक्सा समूह में व्यवस्थित हो गए। लीनियस का वर्गीकरण एक लंबे समय तक वर्गीकी के क्षेत्र में अपनाया जाता रहा। लीनियस ने पुंकेसर के लक्षणों पर 24 वर्ग निर्मित किए जो फिर से मादा अंगों के आधार पर ऑर्डर्स में विभाजित किए गए। और आगे उन्होंने कई ग्रंथ भी लिखे लीनियस ने, जैसे कि हॉर्टस अपलैंडिकस, हॉर्टस क्लिफोर्टियंस, स्पीशीज प्लांटेरम, जेनरा प्लांटेरम, जिसमें दोनों वर्ग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ग्रंथ है। या फिर भी जेनरा प्लांटेरम में उन्होंने बहुत सारे ऑर्डर्स को क्लब किए यानी कि मिक्स कर दिए उसमें। फिर जो टेक्निक आई थी, फिर आई है नेचुरल सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम। नेचुरल सिस्टम जो आई थी वो थी जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर इसके पक्ष में थे। स्टार्टिंग में कई साइंटिस्ट थे जैसे कि माइकल एडमसन, जिन्होंने फैमिलीज डेस प्लांटिस नामक प्राकृतिक गण पादपों में प्राकृतिक संबंधों के आधार पर माने। और आज की जो संख्यात्मक वर्गीकी है उनके सूत्रधार थे। इनके तथ्य आज भी नियो एडेंसोनियन प्रिंसिपल के नाम से जाने जाते हैं। डी कैंडोलो फैमिली, ये जो एपी डी कैंडोलो थे, अल्फांसो डी कैंडोल और ऑगस्टिन पायरम डी कैंडोल, एन.ए. कैसिमिर वायरम डी कैंडोल, पिता बेटा, ये उनके पोते थे। तो ये क्या थे, इन्होंने टैक्सोनॉमी का जो शब्द है उन्हीं ने ही दिया, कैंडोलो फैमिली ने दिया है। इन्होंने सवन उतक यानी कि वस्क्यूलर टिश्यूज़, फूल विन्यास, बीजपत्र, कॉटलिडन्स, विभिन्न पुष्प चक्रों के पुष्पक्ष पर सापेक्षिक रिलेटिव स्थिति बताई। उन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया जिसमें फर्न को एक बीजपत्री व अनावृत बीजी को द्विबीजपत्री के साथ सम्मिलित किया। फिर आए रॉबर्ट ब्राउन ने अनावृत बीजी पादपों पर सबसे पहले महत्वपूर्ण बहुत जानकारी दी। इन्होंने बताया कि साइकेड्स व कॉनिफर्स में बीजांड नग्न पाए जाते हैं तथा अंडाशय भित्ति ओवरियन वॉल से आवृत नहीं होते। यह जिम्नोस्पर्म के खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। रॉबर्ट ब्राउन जो है, इन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश पादप संसार में कहीं नहीं पाए जाते हैं। फिर स्टीफन एंडलिकर आए। इन्होंने पादप जगत को थैलोफाइटा व कॉर्मोफाइटा में बांटा, डिवाइड किया इन दो में। थैलोफाइटा में स्तंभ व मूल में विभेदन, वाहिका व लैंगिक अंग अनुपस्थित होते थे, जबकि कॉर्मोफाइटा के पादपों में स्तंभ व मूल
विभेदित वाहिका व लैंगिक अंग विकसित पाए जाते थे। फिर थे एडोल्फ ब्रोगनियाट। इन्होंने पादप जगत को क्रिप्टोगैम्स, फेनरोगैम्स में डिवाइड किया। फेनरोगैम्स एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री में तथा द्विबीजपत्री पुनः आवृत बीजी एवं अनावृत बीजी में विभाजित किए गए। ब्रोंगियाट के वर्गीकरण में द्विबीजपत्री पादपों में अपेटलस यानी कि अदलीय क्लास अनुपस्थित थे। फिर जैसा कि आप सबने नाम सुना होगा जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर, जिन्होंने कि जनरा प्लांटेरम नामक ग्रंथ 1862 से 1883 तक प्रकाशित हुआ और इनका जो वर्गीकरण है वो डी कैंडोलो की पद्धति पर आधारित है। हम इसका भी क्लासिफिकेशन आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों ये जो थी आपकी वर्गीकरण पद्धतियाँ थी, तो बच्चों इसके आगे का हम कल आगे के वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।